झारखंड में जनजातीय विद्रोह या आंदोलन। हालांकि पूरे भारत में आपको जनजातीय विद्रोह और आंदोलन जैसी घटनाएं आज़ादी से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। हालांकि आज़ादी के बाद भी कुछ हुए, लेकिन वो उसका उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि झारखंड में जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे आज़ादी से पहले हुए हैं, यानी 1767 में शुरू हुआ और 1931 में एक तरह से खत्म हुआ। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि झारखंड में जो भी जनजातीय आंदोलन हुए उसे हम दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। एक आपका जनजातीय विद्रोह और दूसरा है आपका जनजातीय सुधारवादी आंदोलन। 1767 में ढाल विद्रोह से इसकी शुरुआत होती है, ढाल रिवोल्ट से इसकी शुरुआत होती है। सो आपका जो है संथाल रिवोल्ट में जाके क्या होगा, आपका ये विद्रोह एक तरह से खत्म होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए झारखंड का पहला जो ट्राइबल रिवोल्ट था वो था आपका कौन सा, ढाल रिवोल्ट। और अगर जनजातीय विद्रोह के नेचर की बात करते हैं तो संथाल विद्रोह जो है आपका क्या था, अंतिम था। वहीं जनजातीय सुधारवादी आंदोलन की बात करते हैं तो पहला जो जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था वो था आपका सरदारी आंदोलन, है ना, सरदारी मूवमेंट। और ये एक तरह से शुरुआत होता है आपका एक रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में, लेकिन बाद में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। वहीं 1931 में अगर आप देखेंगे तो यह आपका कौन सा है, वह है हरि बाबा आंदोलन, या है ना दुका हो का जो आंदोलन हुआ उसी को कहा जाता है हरि बाबा मूवमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। वैसा नहीं है, ठीक है। किस टॉपिक से कितने वो जेपीएससी में आपको देखने मिलता है, जेएसएससी में ऐसा कहीं पर भी ये नहीं है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, लेकिन वो 40 कहाँ से होगा इसका कहीं कोई ये नहीं है। टफ भी आ सकते हैं, इजी भी आ सकते हैं, है ना, दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक से जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट से या मूवमेंट से सवाल पूछे गए हैं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा पढ़ने के बाद। चलिए एक एक करके बात करते हैं। और हम यहाँ पर एकदम से होता है ना कि बेसिक तरीके से बात करना, ठीक है, वो पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन जो याद रखना है वह आपके स्लाइड में मेंशन रहेगा। सबसे पहला एक तरह से आएगा कौन सा, आपका ढाल विद्रोह, है ना, कौन सा, ढाल विद्रोह, या जिसको हम लोग ढाल रिवोल्ट या ढाल रेबेलियन या ढाल अपराइजिंग भी कहते हैं। इंग्लिश में थोड़ा अलग अलग एक तरह से टर्म्स आ जाता है, बट आप सभी क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि ढाल रिवोल्ट आखिर हुआ क्यों, है ना, या फिर क्या इसके कारण रहे, तो इसका इतिहास थोड़ा सा हमें पीछे ले जाकर देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा। ध्यान रख लीजिएगा कि बात है आपका कब, 1765 ईस्वी की। 1765 में, है ना, एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में होगी, ये होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड। आई होप इतना इंग्लिश आपका चलेगा। रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिलता है, तो इसको मिलता है बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार का दीवानी राइट। दीवानी अधिकार, और दीवानी अधिकार का मतलब हो गया आपका रेवेन्यू जनरेट करने का पावर। शाह आलम सेकंड को क्या मिलता है, तो 26 लाख रुपए सालाना पेंशन, 26 लाख वार्षिक पेंशन मिलता है ना। दीवानी अधिकार मतलब राजस्व उगाही का अधिकार, याद रख लीजिएगा, ठीक है, राइट टू
रेवेन्यू जनरेट या रेवेन्यू जनरेट राइट, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन राइट एक तरह से कह सकते हैं। यानी अब ये जो है क्या कर सकते हैं, टैक्सेस ले सकते हैं। अब जब ये अगर हम बिहार की बात करते हैं तो जो है उस समय आज का समूचा झारखंड भी एक तरह से शामिल है। अब इसी में एक तरह से जो झारखंड शामिल है, जहां पर छोटे मोटे राजा रजवाड़े एक तरह से शासन कर रहे थे, उनकी भूमि थी ये। उनका कहना था कि हमने आज तक कभी मुगलों को टैक्स नहीं दिया, तो फिर हम आपको टैक्स क्यों दें, इसलिए हम जो है इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को नहीं मानते हैं और इस तरह से हम आपको टैक्स नहीं देंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने झारखंड क्षेत्र में एंट्री करने के लिए कैप्टन जैकब कैमक को अपॉइंट किया, है ना, किसको, कैप्टन जैकब कैमक को, कैप्टन जैकब कैमक को अपॉइंट किया। कैप्टन जैकब कैमक की जिम्मेदारी थी कि झारखंड क्षेत्र में ये एंटर करे और इसके लिए कैप्टन जैकब कैमक ने एक अभियान लॉन्च किया, है ना, और इस अभियान में जो लीडरशिप या जो एक तरह से लीडर बनाया, वो बनाया किसको, तो कैप्टन फर्ग्यूसन को। ये अभियान जो है आपका कब, ये 1766 में एक तरह से अभियान शुरू हुआ, याद रखेंगे। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, वो कर रहा था आपका कैप्टन फर्ग्यूसन। ठीक है, समझिएगा, मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा ताकि आप एक तरह से चीजों को समझ सकें। कैप्टन फर्ग्यूसन नेतृत्व कर रहा था। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना, तो इस जगह पे जो आप ढालभूम एक तरह से देख रहे हैं, यहाँ ढालभूम पर शासन चल रहा था किसका, ढालभूम पर शासन चल रहा था ढाल राजा का। और ढाल राजा कौन था यहाँ पर, वो था आपका नीमू ढाल, है ना। ये जो है आपका देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ का शासक कौन, तो मैं दूसरे कलर में लिख दे रहा हूं, चलिए, यहाँ का शासक कौन या राजा कौन, तो उसका नाम था बैकुंठ ढाल। बैकुंठ ढाल नाम हुआ करता था, है ना। अब इसके दो भतीजे हुआ करते थे। एक भतीजा का नाम था आपका जो है जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, और दूसरे का नाम था नीमू ढाल, राइट, नीमू ढाल। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, है ना, बैकुंठ ढाल की, वो था आपका कौन सा, घाटशिला, है ना, घाटशिला। अब इसी घाटशिला में इसका राजा का महल हुआ करता था, जिसे कहा जाता था आपका, ठीक है, घाटशिला महल ही बोलते थे, सिंपली एक तरह से महल, यहीं पर राजा का महल एक तरह से मैं लिख दे रहा हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। राजा का महल जो है आपका इसी घाटशिला में हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा मुझे हाइड करना पड़ेगा खुद को ताकि आप साफ साफ देख सके। बैकुंठ ढाल जो कि ढालभूम का शासक था, जिसकी राजधानी थी घाटशिला, इसके दो भतीजे हुआ करते थे, जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल। अंग्रेज किसी भी लिहाज से यहाँ पर एंटर करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि बैकुंठ ढाल शुरू से ही अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, अंग्रेजों के अगेंस्ट था, वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज यहाँ पर एंटर करे और यहाँ से टैक्स वसूलना शुरू करें। और इसीलिए ध्यान रख लीजिएगा, बैकुंठ ढाल हमेशा से विरोध किया, लेकिन कैप्टन फर्ग्यूसन को किसी भी तरह से अपने अभियान को सफल बनाना था। अब यहां पर मौका मिलता है कैप्टन फर्ग्यूसन को कि किससे, तो जगन्नाथ ढाल से। ये जो जगन्नाथ ढाल आप देख रहे हैं, दरअसल जगन्नाथ ढाल चाहता था कि यह, है ना, किसका, तो याद रखेंगे घाटशिला का या ढालभूम का एक तरह से क्या बन जाए, आपका राजा बन जाए, है ना। जगन्नाथ ढाल चाहता था कि ये जो है किसी भी तरह से राजा बन जाए। राजा बनने की चाह ने अपने ही चाचा जी यानी बैकुंठ ढाल को धोखा देने के लिए मजबूर कर दिया। और याद रखेंगे जगन्नाथ ढाल जाके मिल गया किसके साथ, आपका ये मिल गया कैप्टन फर्ग्यूसन के साथ। कैप्टन फर्ग्यूसन के साथ मिलने के साथ ही जो है आपका
कैप्टन फर्ग्यूसन की ताकत बढ़ गई और कैप्टन फर्ग्यूसन अपने सैन्य शक्ति के साथ ढालभूम की ओर एक तरह से आगे बढ़ा। जब यह बात पता चली किसको, बैकुंठ ढाल को, तो बैकुंठ ढाल ने, ठीक है, यहां आने वाले जो रास्ते हुआ करते थे, यानी आपका जो ढालभूम आने वाले जो रास्ते हुआ करते थे, उन रास्तों पर पेड़ों को कटवा करके क्या कर दिया, आपका रास्ते ब्लॉक करवा दिए, है ना, क्या करवा दिए, इसने जो है आपका रास्ते ब्लॉक करवा दिए। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजी सेना जो निपुण थी वह इन रास्तों को क्रॉस करते हुए एक तरह से पहुंच गई कहां पे, आपका ढालभूम। जब यह बात पता चली बैकुंठ ढाल को कि अंग्रेजी सैनिक तेजी से मूव करते हुए आ रहे हैं कहां पे, ढालभूम की ओर, तब जाके राजा ने क्या किया, राजा ने अपने ही महल को क्या कर दिया, आपका आग लगा दिया, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, अपने ही महल को जगन्नाथ ढाल के चाचा जी यानी बैकुंठ ढाल ने क्या किया, आपका आग लगा दिया, आग लगा दिया। अब याद रख लीजिएगा, ये आग लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि जो है ये वहीं के शासक थे। अब जब एक तरह से राजा ने अपने ही महल को आग के हवाले किया, तब जाके ध्यान रखेंगे इस महल पर कब्जा किया किसने, इस महल पर कब्जा किया कैप्टन फर्ग्यूसन ने, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, इस महल पर, जो राजा का महल हुआ करता था या घाटशिला का महल एक तरह से कह सकते हैं, इस घाटशिला के महल पर कब्जा किया किसने, तो कैप्टन फर्ग्यूसन ने। तो 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1767 ईस्वी को जलते महल पर कब्जा कर लिया, जलते महल पर कब्जा कर लिया। और इस तरीके से पलामू बोल रहा हूं, आपका ढालभूम क्षेत्र में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, है ना, और ठीक है, और ढालभूम क्षेत्र इनके अंडर आ गया, है ना, ढालभूम क्षेत्र इनके अंडर आ गया। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, ये वो डेट है जब अंग्रेजों का प्रवेश कहां पर हुआ, ठीक है, झारखंड में हुआ। तो अभियान इन लोगों ने लॉन्च किया कब, आपका 1766 में अभियान लॉन्च की गई थी, लेकिन ये सफल कब हुए, तो सफल हुए आपका 22 मार्च 1767 ईस्वी। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में कब हुआ, तो 1767 में हुआ। किस रास्ते हुआ, तो सिंहभूम के रास्ते हुआ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, किस रास्ते हुआ, तो ये सिंहभूम के रास्ते एक तरह से यह प्रवेश होता है, याद रखेंगे। और ये ढालभूम क्षेत्र पहला ऐसा राज्य था जो अंग्रेजों के एक तरह से अधीन आया, है ना, अंग्रेजों के अधीन आया। अब याद रख लीजिएगा, ठीक है, जैसे ही एक तरह से कैप्टन फर्ग्यूसन ने 22 मार्च 1767 ईस्वी को जलते महल पर कब्जा किया, वैसे ही इसके बाद क्या होगा आपका, तो जगन्नाथ ढाल को, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, जगन्नाथ ढाल क्या बना, अब एक तरह से ढालभूम का राजा बना। जगन्नाथ ढाल यह ढालभूम का राजा बना। अब कहेंगे कि बैकुंठ ढाल का क्या हुआ, तो बैकुंठ ढाल एक तरह से भाग गया, ढालभूम का राजा बना। राजा बना, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और ये बात कब की है, ये बात है आपका 1767 में, है ना, 1767 में जगन्नाथ ढाल ढालभूम का राजा बन गया। राजा बनने के बाद अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगन्नाथ ढाल पर टैक्स इंपोज कर दिए, यानी जो है इस पर लगाया एक तरह से कर। और इस कर लगा देने के कारण से जगन्नाथ ढाल को यह लगने लगा कि अब हम इन अंग्रेजों से अलग होकर, स्वतंत्र होकर ढालभूम पर राज करना है। और इसी के लिए जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उसी विद्रोह को कहा जाता है आपका ढाल विद्रोह कहते हैं। उसी विद्रोह को क्या कहते हैं, ढाल विद्रोह कहते हैं, जो कि शुरू हुआ कब, आपका 1767 में शुरू हुआ और ये लास्ट होगा कब, 1777 तक। यहां तक जो कहानी आप सभी को मैंने बताया, इस कहानी में किसी तरह से किन्हीं को कोई दिक्कत, एक बार बताइए जल्दी से, किन्हीं को कोई दिक्कत? जितने लोग लाइव हैं एक बार बताने का प्रयास कीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत?
नो। ओके, बाकी लोग जो भी लोग लाइव हैं बताइए एक बारी। एनी डाउट? नो। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। नाउ अब हमें जो ढाल विद्रोह में जो एक तरह से पढ़नी है, एक बार थोड़ा फिर से सर थोड़ा, अब क्या है इसमें, इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो वो बताइए। अभी मैं एक बार फिर से थोड़ा बताऊंगा, इट मीन्स कि पूरा हमें बताना पड़ेगा, राइट? एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इन केस अगर आपको पूरा ही देखना हो तो दोबारा आप इसको देख लीजिएगा। कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आए, जिसको आप कनेक्ट ना कर पा रहे हो, तो आप एक तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है? आई एम रेडी फॉर दैट। आई होप आप सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आपका समय का भी थोड़ा अभाव है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। नाउ अब जितनी बातें आप सभी को ध्यान रखनी है, उन बातों को एकदम से यहां पर टू द पॉइंट एक तरह से लिखा हुआ है कि आखिर ये ढाल विद्रोह कब हुआ, है ना? तो 1767 से लेकर 1777 तक। कहां पर हुआ? सिंहभूम के ढालभूम में हुआ। इसके लीडर कौन हुए? तो जगन्नाथ ढाल हुए। दमनकर्ता कौन हुआ? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मॉर्गन। देन इसका रिजल्ट क्या निकला? तो 1777 में जगन्नाथ ढाल पुनः राजा बना और विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया, ठीक है? Jagannath Dhal became the king again in 1777 and the rebellion ended automatically. अब वही तो मैं बता रहा हूं, ठीक है? अब यहां पर सुनिएगा, ये वो मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो आप इजिली एक तरह से बता सकते हैं। अब आपको यहां पर फिर से ये पीछे कहानी में लिए चलते हैं, जहां से हमने एक तरह से शुरुआत करी थी, ठीक है? अब आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे हाइड करना पड़ेगा क्योंकि चीजें आप मेरे पीछे छिप जा रही हैं। चलिए कोई नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं। जगन्नाथ ढाल राजा बन गया 1767 में। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, कम से कम 1767 और जगन्नाथ ढाल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? चलिए थोड़ा सा हम ही पीछे हो जाते हैं। जगन्नाथ ढाल राजा बन गया 1767 में ढालभूम का। अब इसको लगने लगा कि यार अंग्रेजों के अंडर रह के हम क्यों काम करें, अंग्रेजों को क्यों टैक्स दें। और इसके लिए जगन्नाथ ढाल ने क्या किया? आपका रिवोल्ट शुरू किया, और इसी को कहा जाता है आपका ढाल रिवोल्ट कहते हैं। अब जब ये बात पता चली अंग्रेजों के कि ढालभूम का राजा हमें ना तो टैक्स देने के लिए अग्री है, ठीक है, और नहीं हमारा जागीरदार बनने के लिए रेडी है, तब जाके क्या हुआ? लेफ्टिनेंट रूक को भेजा जाता है ना? जो जगन्नाथ ढाल ने रिवोल्ट शुरू किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसको सप्रेस करने के लिए। जब लेफ्टिनेंट रूक एक तरह से आएगा, है ना, तो जगन्नाथ ढाल क्या होता है? वहां से फरार हो जाता है। क्यों फरार होगा? क्योंकि जगन्नाथ ढाल को मालूम था इसके चाचा जी जो बैकुंठ ढाल वहां के राजा थे, उनको हराने के लिए किस तरह से सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया था जो है कैप्टन फर्ग्यूसन ने। तब जाके जो है, जो ढालभूम का राजा, जो कि उस समय जगन्नाथ ढाल था, है ना, वो क्या होगा? आपका भाग जाएगा। तो जब लेफ्टिनेंट रूक एक तरह से ढालभूम पहुंचेगा, तो चूंकि उसने कभी देखा नहीं था कि ढालभूम आखिर ढालभूम का राजा यानी जगन्नाथ ढाल है कौन, तो दरअसल जो है आपका उसके जो उसका जो भाई था नीमू ढाल, उसको जो है क्या किया? आपका ढालभूम का राजा बना दिया, राइट? ढालभूम का राजा बना दिया। अब प्रॉब्लम यहां पे ये हुआ कि लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर था नहीं, ठीक है? लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर था नहीं। कौन? नीमू ढाल। प्रॉब्लम यहां पर यह हुई कि जगन्नाथ ढाल छिप छिपाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। लगभग जो है आपका 1767 से जो विद्रोह शुरू हुआ था, ये लगातार चलता रहा। 1769 में, ठीक है, 1769 में क्या हुआ कि, एक मिनट ना थोड़ा होल्ड कीजिएगा, तो सर जो है ना
मैसेज कर रहे हैं उनको खाली कुछ हमें बताना। एक मिनट। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ ध्यान दीजिएगा कि जगन्नाथ ढाल एक तरह से भाग गया, नीमू ढाल को राजा बना दिया गया, जगन्नाथ ढाल उधर विद्रोह करना शुरू कर दिए। हालांकि शुरू तो आपका 1767 में ही शुरू हो चुका था, विद्रोह करना शुरू कर दिया छिप छिपा के। 1769 में एक विद्रोह शुरू हुआ था जिसे चुआर विद्रोह कहते हैं, रघुनाथ महतो के द्वारा, जो कि घुटियाडीह गांव के थे, है ना। अब क्या है, एक तरह से विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों शुरू किए थे आपका रघुनाथ महतो? विद्रोह शुरू करने का सबसे बड़ा कारण था कि जनजातियों की जो अपनी पैतृक संपत्ति थी वह छीनी जा रही थी, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे टैक्सेशन थे, नियम थे, जिसके कारण से जनजाति लोग अगर मान लेते हैं कि टाइम पर टैक्स नहीं दे पाते तो फिर क्या होता था, आपका उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। और इसी के खिलाफ रघुनाथ महतो ने, ठीक है, श्याम गंजम, सुबल सिंह दुबे, सुबल सिंह हो गया, दुर्जन सिंह हो गया, है ना, इन जगन्नाथ पातर, इनके साथ मिलकर के एक तरह से विद्रोह किया था। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये रघुनाथ महतो जाकर मिल गए किसके साथ आपका, ये सॉरी, ये जो जगन्नाथ ढाल जाकर मिल गए किसके साथ आपका, ठीक है, एक मिनट तो रुकिएगा तो। ठीक है, अब जो है जगन्नाथ ढाल जाके मिल गए किसके साथ, रघुनाथ महतो के साथ, उनके साथ मिल करके एक तरह से विद्रोह करना शुरू कर दिए। इधर ढालभूम का राजा कौन बना हुआ है अभी, नीमू ढाल बना हुआ है ना। समय समय पर विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों को भेजा गया, जिसमें से एक थे आपका कौन, वो थे चार्ल्स मॉर्गन। लेकिन ये दोनों ही एक तरह से असफल हो गए। धीरे धीरे अंग्रेजों को ये लगने लगेगा कि अगर हमें रघुनाथ महतो को कमजोर करना है और ये ढाल विद्रोह को समाप्त करना है, तो ढालभूम का राजा पुनः जो है जगन्नाथ ढाल को बना दिया जाए। 1777 ईस्वी में यह निर्णय लिया जाएगा और जगन्नाथ ढाल को फिर से ढालभूम का राजा बना दिया जाएगा। विद्रोह उसके बाद अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इनकेस अगर आपसे कोई पूछे कि नीमू ढाल के बारे में, तो यकीन मानिए आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि मान लेते हैं अगर कभी पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ ढाल जब ढालभूम क्षेत्र से अंग्रेजों के भय से फरार हो गए तो उसके बाद वहां का राजा किसे बनाया गया था, या जगन्नाथ ढाल के बाद ढालभूम का राजा किसे बनाया गया था, वो नीमू ढाल को बनाया गया था। अब अगर हम आपको यहाँ पे बताएं तो 1777 में जगन्नाथ ढाल फिर से एक तरह से राजा बन जाते हैं। और याद रखिएगा, है ना, याद रखेंगे, इस पर टैक्स निर्धारित कर दिया जाएगा। पहले वर्ष कितना आपका 2000, है ना, उसके अगले वर्ष कितना 3000, उसके अगले वर्ष कितना 4000, इस तरह से कर का निर्धारण कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है यह विद्रोह क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर एक बात जो आप सभी को ध्यान रख लेनी है, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया प्रथम विद्रोह था ये, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया प्रथम विद्रोह था ये, फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, ये बात एक तरह से क्या करनी है आपको,
ध्यान रख लेनी है, ठीक है, ध्यान रख लेनी है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? अब जो सवाल था आपका कि नीमू ढाल किधर चल गए, है ना, नीमू ढाल का क्या हुआ, ये बात क्लियर हुआ? नीमू ढाल क्या हुआ? सो नीमू ढाल तो कुछ समय के लिए राजा बने थे, उसके बाद तो फिर जगन्नाथ ढाल को ही राजा बना दिया जाता है, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत? विद्रोह तो 1765 में थोड़ी हुआ था सर, ठीक है। जब अंग्रेज यहाँ पर एंटर किए उस समय जो है एक तरह से विद्रोह शुरू हुआ है। 1767 में एक तरह से झारखंड में जनजातीय विद्रोहों की शुरुआत हुई है। 1765 में कहाँ विद्रोह शुरू हुआ? कौन सा विद्रोह 1765 में हुआ? कोई विद्रोह नहीं हुआ है 1765 में। ये बात एक तरह से याद रख सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे? एक बार बताएं सारे लोग। चलिए आगे बात करते हैं। और अब अगला आएगा कौन सा? चुआर विद्रोह, है ना। कौन सा? चुआर विद्रोह। तो चुआर दरअसल आखिर है कौन? ये है आपका भूमिज लोग। दरअसल ब्रिटिश काल में या उससे पहले लेते हैं आपका मुगल काल। मुगल काल में भूमिज जनजाति जो कि राजा रजवाड़ों, सेठ साहूकारों के यहाँ पर जो काम करते थे पाइक के रूप में, पाइक यानी एक सैनिक एक तरह से कह सकते हैं, सैनिक के रूप में काम करते थे, उन्हें सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी जिसे पाइकन जमीन कहा जाता था। अब ये जो चुआर यानी भूमिज जो हुआ करते थे, इनको मुगल काल में चुहाड़ कहा जाता था, जो कि एक प्रकार की गाली होती है, एक प्रकार से इसका अर्थ लुटेरा होता है, यानी लूटपाट करने वाला। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, ये जो चुआर रिवोल्ट एक तरह से होगा, क्यों होगा? तो दरअसल ये जो सरायकेला खरसावां क्षेत्र में आप देखते हैं, यहां पर एक घुटियाडी गांव है, वहीं पर रघुनाथ महतो का जन्म हुआ था। जब 1765 में यानी 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, तो उस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गई किनको? अंग्रेजों को। यानी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया किनको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने यहां की जनजातियों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनका शोषण करना शुरू किया, और उस शोषण का एक बड़ा कारण था, ठीक है, टैक्स। एक बड़ा कारण था कर। जनजातियों से मनमाने ढंग से एक तरह से कर लिया जाता था, है ना। अगर मान लेते हैं कोई समय पर कर न दे तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। इस प्रकार से आप देखेंगे जनजातियों की अपनी पैतृक जमीन ऐसे हाथों में जाने लगी जिसके लिए उन लोगों ने कभी मेहनत किया ही नहीं था। हम बात कर रहे हैं जमींदारों की, हम बात कर रहे हैं राजा रजवाड़ों की, हम बात कर रहे हैं सेठ साहूकारों की। उनके पास ये जमीन जाने लगी, तो इस चीज का विरोध किया आपका घुटियाडी गांव के रघुनाथ महतो ने। रघुनाथ महतो ने कहा कि जमीन पर जो अधिकार है वो हमारा है, ठीक है, ये हमारी पैतृक जमीन है, इसको हमने अपने मेहनत, अपने बलबूते पर इसको कृषि योग्य भूमि के रूप में निर्माण किया है, इस पर किसी और का अधिकार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस तरीके से रघुनाथ महतो ने जनजातियों का एक दल खड़ा किया, है ना, और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उन्हें एक तरह से आगे लेकर आए। और इस तरीके से जो आपका क्या होगा? विद्रोह शुरू होता है। और याद रखेंगे इस विद्रोह की शुरुआत होती है कहां से? आपका इस विद्रोह की शुरुआत होती है आपका सिंहभूम क्षेत्र से, है ना, सिंहभूम क्षेत्र से। हालांकि ये जो एक तरह से सरायकेला खरसावां आप देख रहे हैं, यहीं से एक तरह से मान के चलिए ये सिंहभूम क्षेत्र से इसकी शुरुआत होती है। तो लेकर आपका ये वीरभूम क्षेत्र, है ना, जिसे बाणभूम या वीरभूम एक तरह से कहा जाता है, ठीक है, यहां पर भी एक तरह से होगा। बाद में यह विद्रोह जो आपका कहां पे, ये पंचायत राज जो आप देख रहे हैं यहां पर भी एक तरह से फैलेगा, है ना। इसके अलावा अगर हम आगे जाएंगे तो ये जो आपका जो वर्धमान का क्षेत्र देख रहे हैं, और जो आपका ये जो बांकुड़ा का क्षेत्र देख रहे हैं यहां पर, है ना, इसके अलावा ये जो रांची का जो एरिया देख रहे हैं यहां पर भी ये विद्रोह हुआ।
तो जो मैंने एक तरह से आपका ये जो शेड कर दिया है, इन क्षेत्रों में इस विद्रोह का एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ, है ना। और ये लड़ाई जो है आपका 1769 में शुरू होती है, तो लेकर आपका कब तक चलेगा, ये चलता है आपका 1805 ईस्वी तक। कब तक चलता है, 1805 ईस्वी तक। तो इन क्षेत्रों में इस विद्रोह का एक तरह से मतलब विस्तार हुआ, याद रखेंगे। सिंहभूम क्षेत्र कौन टॉपिक है सर, कौन सब्जेक्ट का, केएम धर्मशिला सर, ये टॉपिक है आपका झारखंड। और झारखंड में हम बात कर रहे हैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह, है ना, यानी झारखंड के इतिहास का एक हिस्सा है और वह आपका जनजातीय विद्रोह, यही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो जनजातीय विद्रोह की अगर हम बात करें तो याद रख लीजिएगा, ये एक मतलब बहुत विस्तृत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, और एक इसका एक अपना अलग सिग्निफिकेंस आपको देखने मिलता है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया जितना मैंने शेड किया है, इस शेडेड एरिया को क्या बोलते थे, एक तरह से जंगल महाल कहते थे। और ये जंगल महाल के भूमिजों को ही एक तरह से चुहाड़ या चुआड़ कहा जाता था, जो कि एक नीच जाति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, और इसीलिए इस विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा जाता है, याद रख लीजिए, है ना। तो एक सामान्य प्रवृत्ति के लोग थे, जंगलों को साफ करके खेतीबाड़ी करना, यही इनका जीवन यापन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब एक तरह से, ठीक है, 1765 के इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद इनकी जमीनें जो है एक तरह से क्या करने जाने लगी, छीनी जाने लगी, और इन क्षेत्रों में वैसे लोगों को बसाया जाने लगा जो बाहर से एक तरह से आ रहे थे, है ना। और इसी के कारण से 1769 में, है ना, 1769 में इस विद्रोह की शुरुआत होती है। हालांकि ये जाएगा कब तक, आपका 1805 ईस्वी तक, है ना। कब, 1805 ईस्वी तक, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कुछ चीजें आपको बता दें, जैसे 1798 में जो आपका कहां पर, बांकुड़ा में यह विद्रोह होता है। यहां पर आप देखिएगा इस जगह बांकुड़ा लिखा हुआ है ना, बांकुड़ा लिखा हुआ है। वहीं 1776 में जो है आपका आंदोलन का जो मुख्य केंद्र होता है आपका कौन सा, ये होता है आपका रांची का क्षेत्र, 1776 में, यानी 1776 ईस्वी में, एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मुख्यतः बात करेंगे जो जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिएगा, इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 1769 से लेकर आपका जो है ये चलता है कब तक, 1805 ईस्वी तक। कहां पे हुआ, ये हुआ आपका सिंहभूम, है ना, बाड़भूम, पंचेत, रांची और मानभूम के क्षेत्र में। और पश्चिम बंगाल का जो बांकुड़ा का क्षेत्र है वहां पर भी होता है, याद रखेंगे। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किया आपका किन्होंने, रघुनाथ महतो, जो कि मेन लीडर हुआ करते थे, याद रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद जो आपका श्याम गंजम, सबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह और दुर्जन सिंह जैसे व्यक्तियों के नाम आते हैं, याद रख लीजिए। दमनकर्ता की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्रॉफर्ड ने जो है एक तरह से इस विद्रोह को, ठीक है, दमन किया। और इसमें एक नारा जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, उसे कहते हैं, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। एक पॉइंट आप सभी को और ध्यान रख लेनी है कि इसका जो पहला इतिहास एक तरह से मिलता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि चुआर विद्रोह का जो प्रथम इतिहास है, फर्स्ट हिस्ट्री, फर्स्ट हिस्ट्री की जब एक तरह से बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, ये मिलता है आपका एक पुस्तक, दी चुआर रेबेलियन ऑफ 1799 बाय जेसी प्राइस, है ना। यहाँ पर जो मेरे पीछे अगर आपको दिखाई ना दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जेसी प्राइस। तो जेसी प्राइस ने इस एक तरह से किताब को लिखा जिसका नाम है दी चुआर रेबेलियन ऑफ 1799, याद रखिएगा। तो इस विद्रोह के दौरान घटवाल, पाइक और जमींदारों के समर्थन ने इस विद्रोह को काफी ज्यादा एक तरह से व्यापकता प्रदान की। और याद रखेंगे इन कुछ व्यक्तियों के नाम। अब आप सभी को मैं बता दूं थोड़ा सा कि इस विद्रोह को जो लीड करने वाले जो मेन व्यक्ति हैं वो कौन है, आपका
रघुनाथ महतो, है ना, उनका नाम क्या है, रघुनाथ महतो। हालांकि इनको लेकर थोड़ा कंट्रडिक्शन है कि रघुनाथ महतो आखिर एक तरह से कुर्मी जाति से थे या भूमिज थे, लेकिन बस इतना सा याद रख लीजिएगा 1738 ईस्वी में घुटियाडी जो गांव है, ठीक है, सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में, वहीं पर उनका जन्म हुआ, है ना। और शुरू से ही जो है एक तरह से नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत बढ़िया थी, है ना, बहुत बढ़िया थी। अब अंग्रेजों के खिलाफ जो इन्होंने विद्रोह किया, सामान्यतः शुरुआत इन्होंने ही किया था, इसलिए आप ध्यान रख लीजिएगा चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता या प्रमुख लीडर थे कौन, आपका रघुनाथ महतो। नारा काफी ज्यादा फेमस है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। और इस कारण से, है ना, जो जनजाति लोग थे वो काफी ज्यादा इनसे प्रभावित थे और इनका भी एक तरह से साथ दिया, याद रखेंगे। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इनकी आखिर डेथ कैसे होती है इसको समझिएगा। जब 1777 में, है ना, 1777 ईस्वी में क्या होगा कि रघुनाथ महतो का साथ दे रहे थे कौन, आपका पहले से रघुनाथ महतो का साथ दे रहे थे ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल। लेकिन 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बना दिया जाएगा और इस तरह से रघुनाथ महतो यहां पर थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। बात है आपका कब, 5 अप्रैल, यानी जो आपका 5 अप्रैल 1778 ईस्वी की, 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को रघुनाथ महतो, ठीक है, कीता के जंगलों में, है ना, ये कीता जो है कहां पे आपका, ये पड़ता आपका सिल्ली रांची में, है ना, सिल्ली रांची में पड़ता है। कीता के जंगलों में एक तरह से क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। जब ये बात पता चलेगी लेफ्टिनेंट गुडियार को, तो वह जो आपका मेजर क्रॉफर्ड के साथ मिल करके, है ना, रघुनाथ महतो और इनके साथियों को चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं। और घेरने के बाद जो है एक तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिसमें रघुनाथ महतो के साथ और भी इनोसेंट ट्राइब एक तरह से क्या होते हैं, मारे जाते हैं, है ना, मारे जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा आपका, ठीक है, इस विद्रोह के जो नायक थे जिनका नाम था रघुनाथ महतो, इनकी क्या हो जाती है, आपका डेथ हो जाती है और विद्रोह क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा एक तरह से कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि 1778 में उसके बाद जो लीड किया था उनका नाम है आपका दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह ने 1778 ईस्वी में एक तरह से नेतृत्व प्रदान किया, है ना, और फिर बाद में सबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह जैसे व्यक्तियों का एक तरह से नाम आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा, है ना। तो सिंपली याद रखेंगे कि ये जो विद्रोह था भूमि जनजाति से संबंधित कह सकते हैं कुछ लोग कहते हैं आपका नहीं, कुर्मी जाति से था। थोड़ा कंट्राडिक्शन है, लेकिन आपको जितना एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैंने पूरा का पूरा आप सभी को बता दिया। इतना सा ध्यान रख लीजिएगा तो सारे सवाल आराम से चुआड़ विद्रोह से बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप एक तरह से पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट, जल्दी से बताइए। कोई डाउट है? चलिए, नो, आगे बात करते हैं। और इसके बाद आएगा आपका चेरो विद्रोह। ये जो है एकदम से शानदार सा कहानी आपको यहां पर मिलता है। चेरो विद्रोह की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो सबसे पहले उस एरिया की बात करते हैं जहां पे ये एक तरह से विद्रोह हुआ, है ना। हम इस विद्रोह की बात करते हैं तो सिंपली ध्यान रख लीजिएगा, ये जो पलामू का क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसी पलामू के क्षेत्र में यह विद्रोह होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका चेरो विद्रोह कहते हैं। जो पलामू का क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक तरह से विद्रोह होता है। अब अगर हम इस विद्रोह की बात करते हैं तो आखिर क्यों हुआ, क्या कारण रहे, इसको समझिएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में आप सभी को याद होगा, मैंने एक तरह से कुछ कहानियां एक तरह से बताई, आई थिंक, ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं तो ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का जो प्रवेश होता है वो 1767 में हो जाता है ना, 1767 ईस्वी में। जब 1767 ईस्वी को अंग्रेजों का प्रवेश ये होगा,
है ना। अंग्रेजों का ध्यान रहता है आपका कहाँ पे, तो उन्होंने सोचा कि चलो हमने साउथ ईस्ट जो एक तरह से कॉर्नर है उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया, अब हम नॉर्थ ईस्ट का जो एक नॉर्थ वेस्ट का जो एक बड़ा राज्य है उस पर कब्जा करना है, और वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका ढाल, ये पलामू क्षेत्र, है ना, पलामू क्षेत्र पर नजर था। अब ये जो पलामू क्षेत्र में जो पहले से एक हलचल चली आ रही थी, उस हलचल को हम थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे। केवल कहानी के रूप में सुन लीजिए, इसमें हम कुछ लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी टाइप का हो जाएगा। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, उसी के समकालीन पलामू के राजा थे जिसका नाम था आपका, ठीक है, सबल राय या सहबल राय। ऐसा कहा जाता है कि सबल राय या सबल राय को भी दिल्ली बुला करके वहां पर नंगे हाथ जो है, यानी हाथ में कोई हथियार नहीं, और बाघ से लड़वाया जाता है और इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सबल राय या सहबल राय की मृत्यु होती है, तब जाके पलामू का जो राजा बनेगा वो बनेगा आपका कौन, रंजीत राय। रंजीत राय पलामू का राजा बन जाता है, और साथ ही साथ जो अमर सिंह ठकुराई हैं वो पलामू के दीवान बन जाएंगे। अब क्या होता है कि रंजीत राय का ही एक रिश्तेदार था जिसका नाम था जयकृष्ण राय। जयकृष्ण राय पलामू की गद्दी एक तरह से चाहता था कि किसी भी लिहाज से पलामू का शासन उसके हाथ में आ जाए, और इसके लिए वह मौके की तलाश कर रहा था। साथ मिलता है पलामू के दीवान अमर सिंह ठकुराई का, और अमर सिंह ठकुराई और जयकृष्ण राय मिलकर क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं, और उस षड्यंत्र के तहत पलामू के तत्कालीन राजा रंजीत राय की हत्या करवा देते हैं। रंजीत राय की हत्या करवा दी जाएगी और पलामू का राजा बन जाएगा आपका कौन, जयकृष्ण राय। जयकृष्ण राय पलामू का राजा बन गया, और पलामू का दीवान बना दिया जाता है किसको, वो बना दिया जाता है आपका अमर सिंह ठकुराई को। ठीक है, अमर सिंह ठकुराई को ये दीवान तो बन जाता है, लेकिन जो है आपका चीजें कुछ सही नहीं चल रही थी, है ना, चीजें कुछ सही नहीं चल रही थी। प्रॉब्लम कहां पर हुआ, प्रॉब्लम हुआ तब जब अमर सिंह ठकुराई का बेटा था जिसका नाम था आपका सैनासी भोक्ता, है ना, उसका नाम क्या था आपका, सैनासी भोक्ता नाम था। सैनासी भोक्ता का पलामू के राजा जयकृष्ण राय के साथ हो जाता है आपका अनबन, है ना, क्या हो जाएगा आपका, अनबन हो जाएगा। और इस कारण से जयकृष्ण राय ने नरपति नरपति राय का जो बेटा था गजपत राय से, या गजपत राय के थ्रू जो है आपका सैनासी भोक्ता की हत्या करवा दी। हत्या करवाना था कि जो है आपका अब इधर पलामू का जो दीवान था, है ना, अमर सिंह ठकुराई, यानी जो आपका सैनासी भोक्ता का पिता, वो कुछ कर नहीं पाया, बुजुर्ग हो चुके थे धीरे धीरे। लेकिन अब यहां पर ध्यान रख लीजिए, पलामू के राजा जो उस समय थे जयकृष्ण राय, इसके ऊपर दो दो हत्या का एक तरह से ये था। एक आपका पलामू के पूर्व राजा रंजीत राय की हत्या, और बाद में जो है आपका पलामू के दीवान अमर सिंह ठकुराई के बेटे सैनासी भोक्ता की हत्या। ये दो आरोप थे, आरोप नहीं बल्कि वो एक तरह से उसका अपराधी था ही। अब रंजीत राय की मौत का बदला लेना चाहेगा कौन, तो उसका पोता, है ना, जिसका नाम था आपका चित्रजीत राय। हालांकि उसके पिता भी बदला ले सकते थे, यानी जो है आपका चित्रजीत राय के पिता, यानी जो है आपका रंजीत राय का बेटा, लेकिन जो देवीदत्त राय था वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुका था। और इधर जो है आपका सैनासी भोक्ता की मौत का बदला लेना चाहेगा कौन, तो सैनासी भोक्ता का भतीजा रहता है जिसका नाम रहता है जयनासी भोक्ता, है ना। अभी पलामू में राजा कौन, जयकृष्ण राय। इसके दो दो दुश्मन हो गए, एक आपका चित्रजीत राय जो कि रंजीत राय का पोता रहता है, और एक जयनासी भोक्ता जो कि सैनासी भोक्ता का भतीजा रहता है ना। सैनासी भोक्ता की मौत का बदला लेगा उसका भतीजा जयनासी भोक्ता, और रंजीत राय की मौत का बदला लेगा कौन, आपका उसका पोता चित्रजीत राय। अब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, और इस तरह से चित्रजीत राय और जयनासी भोक्ता क्या हो जाते हैं, आपका मिल जाते हैं। बदला लेने के लिए जो है आपका चेरों लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद, है ना, इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, ठीक है, इकट्ठा करने के बाद
जयकृष्ण राय पर एक तरह से अटैक कर देते हैं, है ना। जयकृष्ण राय पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। ये बात है आपका 1770 की, पलामू के चेतमा नामक स्थान पर लड़ाई होती है जिसे बैटल ऑफ चेतमा कहते हैं। अब जयकृष्ण राय को बुरी तरह से युद्ध में पराजित किया जाएगा, उसको मार दिया जाता है और पलामू का राजा बन जाएगा कौन, चित्रजीत राय, और दीवान बनेगा कौन, जयनाथ सिंह भोक्ता, है ना, जयनाथ सिंह भोक्ता। यह बात है आपका कब, 1770 की। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1767 में अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी है आपका कहां पे, सिंहभूम में। अंग्रेजों का नजर था कहां पे आपका, उनका नजर था आपका पलामू में। घटना क्या हो रही है, यहां पर एक दूसरे को मार के लोग राजा बन रहे हैं। चित्रजीत राय राजा बन चुका है जयकृष्ण राय की हत्या करके, ठीक है। हालांकि हत्या क्यों किया था ये तो आपको मालूम चल ही गया। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, पलामू का राजा बना चित्रजीत राय, दीवान बन गया आपका जयनाथ सिंह भोक्ता, लेकिन जयकृष्ण राय की मौत का बदला लेना चाहेगा उसका पोता जिसका नाम था गोपाल राय। गोपाल राय के पास इतनी ताकत नहीं थी कि जो है वह चित्रजीत राय का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसका जो दीवान था जयनाथ सिंह भोक्ता बहुत ताकतवर था। और इसीलिए गोपाल राय अब चाहेगा कि किसी तरह से हम पलामू की राजगद्दी संभालें और अपने दादाजी की मौत का बदला चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता से लें। और यह मौका था, ठीक है, अंग्रेजों के एंट्री करने का भी। और इसीलिए पलामू का जो राजकुमार एक तरह से कह सकते हैं गोपाल राय, वह जाके मिल गया किसके साथ, कैप्टन जैकब कैमक के साथ, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कहां पे आपका, झारखंड क्षेत्र में एंट्री करने के लिए। तो गोपाल राय जो कि एक तरह से पलामू का हुआ करता था, मानते पलामू का प्रिंस कह सकते हैं, पलामू का राजकुमार कह सकते हैं, गोपाल राय जाके मिल जाएगा किसके साथ आपका, कैप्टन कैमक के साथ। कैप्टन जैकब कैमक के साथ एक तरह से मिल जाएगा। और याद रखिएगा ये दोनों क्या करेंगे, मिलकर प्लानिंग बनाएंगे, कैप्टन जैकब कैमक के साथ मिलकर। गोपाल राय कहेगा कि आपको चाहिए पलामू से कर, राजस्व, और हमें चाहिए पलामू का पावर, ठीक है। कैप्टन जैकब कैमक बोला ठीक है भाई, मिल जाते हैं हम लोग दोनों आपस में। और क्या हुआ, दोनों मिल गए। कैप्टन जैकब कैमक ने यहां पर एक दिमाग लगाया और सोचा कि पलामू पर अटैक करेंगे तो जान माल की दोनों की हानि होगी, तो ज्यादा बेटर है कि हम जो है पलामू को, ठीक है, कुछ साम दाम दंड भेद के तरीके से जो क्या करते हैं आपका, ठीक है, जीतने की कोशिश करते हैं। कैप्टन जैकब कैमक ने पटना काउंसिल, ठीक है, पटना काउंसिल से एक लेटर भेजवाया, है ना, पटना काउंसिल से एक लेटर भेजवाया, किसको, वो भेजवाया पलामू के दीवान जयनासी भोक्ता के पास, है ना, किसके पास, जयनासी भोक्ता के पास, 9 जनवरी 1771 ईस्वी को, ठीक है, किसके थ्रू, तो वो जो है एक तरह से गुलाम हुसैन के द्वारा। और बोला गया कि आप पलामू किला छोड़ दीजिए, है ना, जयनासी भोक्ता से कहा गया कि आप पलामू किला छोड़ दीजिए। अब इधर क्या होगा, जयनासी भोक्ता अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन रखेगा कि ठीक है मैं पलामू किला छोड़ दूंगा, लेकिन पलामू पर आपकी नजर दोबारा नहीं पड़नी चाहिए, यहां की जनता से आप टैक्स नहीं लेंगे, है ना, किसी भी आम आदमी को, यहां की जनजातियों को किसी तरह से कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। ये सारी चीजें थी। अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार इस बात से इनकार कर देती है और इस तरीके से पलामू किला जयनासी भोक्ता कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर ध्यान रखेंगे कि अब कैप्टन जैकब कैमक के पास एक ही ऑप्शन था कि अब क्या करना है, पलामू पर अटैक करना है ना, पलामू पर अटैक करना है। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, गोपाल राय मिल चुका था आपका कैप्टन जैकब कैमक के साथ, है ना, तो कैप्टन कैमक साथ दे रहा था गोपाल राय का, और इधर पलामू का राजा चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनासी भोक्ता मिलकर जो है, ठीक है, कैप्टन कैमक के, ठीक है, कैप्टन कैमक का एक तरह से
है ना, मुकाबला करने के लिए तैयार थे। कैप्टन कैमक और पलामू के राजा चित्रजीत राय और जयनाथ भोक्ता जो कि वहां का दीवान था, इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, ठीक है, जिसे चेरो की लड़ाई कहा जाता है। और ये बात है आपका फरवरी मार्च 1771 की, ठीक है, वो लगातार एक तरह से युद्ध चलता रहता है। फाइनली अंग्रेज जीत जाते हैं और गोपाल राय को पलामू का क्या बना देंगे, इसको बना दिया जाएगा, पलामू का राजा बना दिया जाए, है ना। चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता भागकर चले जाते हैं आपका कहां पे, सुरगुजा चले जाते हैं, जो कि आज के वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में स्थित है। सुरगुजा चले गए, है ना, लेकिन एक्टिव थे वहां जाकर भी। इन्होंने चेरो और खरवारों को एक तरह से इकट्ठा किया और विद्रोह शुरू की अंग्रेजों के खिलाफ और जो है आपका पलामू के राजा गोपाल राय के खिलाफ। और इसी को कहा जाता है बेसिकली चेरो विद्रोह कहते हैं। क्या बोलते हैं, चेरो विद्रोह कहते हैं। हालांकि गोपाल राय 1 जुलाई 1771 ईस्वी को पलामू की राजगद्दी पर एक तरह से बैठा और जो है, ठीक है, इधर शुरू हो चुका था चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा चेरो विद्रोह, है ना, चेरो विद्रोह शुरू हो चुका। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, ये चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता पलामू पर अटैक करना चाहेंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन बात है आपका कब, 1772 ईस्वी की, है ना। मराठों ने पलामू पर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहे थे और पलामू के पूर्व दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता को यह लगा कि यही मौका है जब हम क्या कर सकते हैं, पलामू पर अटैक कर सकते हैं। और इसीलिए ध्यान रख लीजिएगा, जयनाथ सिंह भोक्ता, है ना, पलामू के राजा गोपाल राय पर क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना। और इसका साथ मिलता है सुरगुजा के राजा जिसका नाम था आपका दुबेल मांझी का, है ना। गोपाल राय पर अटैक कर दिया गया। 22 अप्रैल 1772 ईस्वी को यह जानकारी मिलती है किसके द्वारा, ये थॉमस स्कॉट को जानकारी मिलती है। थॉमस स्कॉट एक तरह से अपनी सैन्य शक्ति लेकर आएगा पलामू, और याद रखेंगे 25 अप्रैल 1772 ईस्वी को जयनाथ सिंह भोक्ता पर क्या कर देता है, आपका अटैक कर देता है। लेकिन जयनाथ सिंह भोक्ता का को साथ मिल रहा था किसका, सुरगुजा के अपने ही दोस्त दुबेल मांझी का। थॉमस स्कॉट की बुरी तरह से होती है हार, है ना। हालांकि इस बीच में 1771 ईस्वी में छोटानागपुर खास के राजा कौन थे, द्रपनाथ शाही। द्रपनाथ शाही ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो द्रपनाथ शाही का एक तरह से हेल्प मांगा जाता है कि आप हमारी सहायता कीजिए इस युद्ध को जीतने में, है ना। द्रपनाथ शाही मना कैसे कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों के जागीरदार बन चुके थे। द्रपनाथ शाही और थॉमस स्कॉट मिलकर के अब जो है क्या करेंगे, जयनाथ सिंह भोक्ता पर अटैक करेंगे और जयनाथ सिंह भोक्ता फिर से भागकर चला जाएगा कहां पे, आपका सुरगुजा चला जाएगा, याद रखिएगा। धीरे धीरे अब यहां पर चेरो विद्रोह जो कि चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा लीड किया जा रहा था, अब धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। और इस बीच 1777 ईस्वी को पलामू के तत्कालीन राजा गोपाल राय पर एक हत्या का आरोप लगता है ना, हत्या का आरोप लगेगा। गोपाल राय को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, है ना, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। पलामू का राजा तो अब है नहीं, लेकिन उसी का बड़ा बेटा यानी गोपाल राय का बड़ा बेटा बसंत राय को बना दिया जाएगा पलामू का राजा। पलामू का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन अल्पवयस्क था और इस कारण से वह सत्ता संभाल नहीं पा रहा था, राइट। इस बीच में 1784 ईस्वी को गोपाल राय की क्या हो जाती है, आपका डेथ हो जाती है। और इधर जो है आपका गोपाल राय का बेटा बसंत राय अल्पवयस्क होने के कारण से, ठीक है, सत्ता संभाल नहीं पा रहा था और इसीलिए, ठीक है, एक समय के बाद यानी 1795 ईस्वी को गोपाल राय के ही भाई यानी जो है आपका चूड़ामन राय को बना दिया जाएगा पलामू का राजा। 1795 ईस्वी को पलामू का राजा बना कौन, आपका चूड़ामन राय, ठीक है। उधर चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता जो विद्रोह कर रहे थे वो पड़ जाते हैं अब क्या, एकदम से पूरी तरह से शांत, है ना।
पलामू का राजा इधर 1795 में बन गया कौन? गोपाल राय का भाई चूड़ामन राय। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, चूड़ामन राय पर इतने सारे टैक्सेस एक तरह से लगाए जाते हैं कि धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से कमजोर होने लगे। इधर 1800 ईस्वी को याद रखिएगा, देखिए 1770 से लेकर मान के चलिए 72 तक, ठीक है, चित्रजीत राय प्लस जैनासी भोक्ता एक तरह से क्या करते हैं, इस विद्रोह को लीड करते हैं। जैनासी भोक्ता एक तरह से क्या करेंगे, इस विद्रोह को लीड करेंगे। 1800 ईस्वी में भूखन सिंह नामक एक व्यक्ति होते हैं, ये फिर से क्या करेंगे आपका, ठीक है, विद्रोह को पुनः जागृत करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देंगे, आपका विद्रोह कर देंगे, या पलामू का जो राजा हुआ करता था उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, है ना। अब क्या हुआ, 1801 ईस्वी में भूखन सिंह ने चूड़ामन राय के दीवान ठाकुर शिव प्रसाद सिंह पर अटैक कर देता है ना। किसने अटैक किया, आपका भूखन सिंह ने अटैक किया। अब ये बात पता चल गई किनको, आपका अंग्रेजों को, है ना, ये बात पता चल गई अंग्रेजों को। कमांडर जोन्स अपनी आधुनिक सैनिक लेकर आते हैं और भूखन सिंह को युद्ध में पराजित करके उसको 1802 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया। 1800 ईस्वी में जो हुआ ये था आपका सेकेंड फेज ऑफ चेरो रिवोल्ट, यानी दूसरा एक तरह से चरण था। ये पहला चरण था 1770 से होगा ना, 70 से 72 भूखन सिंह ये हो गया, खत्म हो गया। चूड़ामन राय इधर धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता के द्वारा आरोपित करों के कारण से कमजोर होना शुरू हो जाएगा, है ना, कमजोर होना शुरू होगा। तब जाके जो है 14 नवंबर 1812 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने एक फरमान जारी किया और कहा कि पलामू को नीलाम कर दो, पलामू से हमें कोई ज्यादा फायदा है नहीं, तो पलामू को नीलाम कर दो। लेकिन 29 जुलाई 1815 ईस्वी को रॉबर्टसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से एक सिफारिश की। सिफारिश क्या किया कि चूड़ामन राय को पलामू वापस दे दीजिए, ठीक है, अगर हमें उससे कोई ज्यादा फायदा है नहीं तो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार इस बात से इनकार कर देती है और चूड़ामन राय को एक तरह से पलामू वापस नहीं दिया जाएगा। वापस नहीं दिया जाना मतलब स्वतंत्र करने की बात कही जा रही थी, है ना। अब जो है पलामू का प्रशासन फतेह नारायण सिंह के बेटा घनश्याम सिंह के पास चला जाएगा। नीलामी होती है, बोली लगती है, उस बोली में घनश्याम सिंह ने जो है एक तरह से बोली लगाकर पलामू को ले लिया। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, चूड़ामन राय राजा है पलामू का, उसका दीवान है कौन, आपका ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, है ना। अब क्या है, लेकिन जो है पलामू का राजा इतना कमजोर हो चुका है कि वह अपनी आवाज तक नहीं उठा सकता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन अब यहां पर क्या है कि जब देव के शासक फतेह नारायण सिंह का बेटा घनश्याम सिंह का राज एक तरह से शुरू होगा, या उसने जब एक तरह से पलामू को ले लिया, तब जाके जो है पलामू का दीवान कौन था, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, अपने ही साथी या अपने एक संबंधी के साथ मिलकर के, जिनका नाम था ठाकुर राम बख्श सिंह, ठीक है, चेरो विद्रोह का अंतिम चरण होगा और वो होगा आपका कौन सा, 1818। फिर से कमांडर जोन्स को बुलाया जाता है, विद्रोह को दबा दिया जाएगा और 1819 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा 1819 ईस्वी में पलामू पूरी तरह से एक तरह से सरकारी नियंत्रण में आ जाएगा और इस तरह से चेरो विद्रोह हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, है ना, चेरो विद्रोह हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, क्या ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है, आंसर होगा नहीं। नीलामी अंग्रेज करते ही ये समझ में नहीं आया,
अरे नीलामी कहने का मतलब ही इस क्षेत्र की नीलामी कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज ही जो है एक तरह से पलामू को ये कर रहे थे, अंग्रेजों का अधीन रहकर ही पलामू का राजा शासन कर रहा था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आपका नीलाम करने की घोषणा कर दी। तो देव के शासक, देव कहां पे, आपका रोहतासगढ़ के क्षेत्र में, यहां के शासक फतेह नारायण सिंह, है ना, फतेह नारायण सिंह हुआ करता था। और इसी का बेटा था कौन, घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह यहाँ की जिम्मेदारी एक तरह से संभालना शुरू करता है। और याद रख लीजिएगा, ये एक गैर चेरो हुआ करता था, है ना, कौन था आपका, गैर चेरो हुआ करता था, एक नॉन चेरो हुआ करता था। यहाँ के चेरो लोगों को लगेगा ना कि 1572 ईस्वी में हमने चेरो राज्य की स्थापना की, उस समय से लेकर आज तक कि किसी भी गैर चेरो ने पलामू पर एक तरफ से अधिकार नहीं किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका फतेह नारायण सिंह का बेटा घनश्याम सिंह यहाँ पर शासन करे। और इसीलिए 1818 ईस्वी में, ठीक है, पलामू के तत्कालीन दीवान ठाकुर शिव प्रसाद सिंह और अपने ही एक संबंधी जिसका नाम था राम बख्श सिंह, उसके साथ मिलकर विद्रोह करते हैं। ठीक है, जो कि एक तरह से अंतिम चरण होता है, यही है ना अंतिम चरण, क्योंकि कमांडर जोन्स को फिर से बुलाया जाएगा, है ना, इस विद्रोह को पूरी तरह से दमन कर दिया जाएगा। और 1819 में जो है आपका पलामू सरकारी नियंत्रण में एक तरह से आ जाता है, पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में। अब यहाँ का शासक कोई नहीं होगा। और इसी तरह से देखिएगा कि चूड़ामन राय की बात करते हैं, यह अंतिम चेरो शासक बनता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए, इवन मैंने चेरो जब डायनेस्टी पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि अंतिम चेरो शासक कौन, तो आप देखिएगा नोट्स में लिखा हुआ है आपका कौन, चूड़ामन राय, है ना, कौन है, चूड़ामन राय। ये बात एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। बात क्लियर है। अब आपको बता दूं कि इस विद्रोह से रिलेटेड जो आपके सवाल पूछे जाएंगे कि कब हुआ, तो 1770 से लेकर 1818 तक। कहां पे हुआ, पलामू में। नेतृत्वकर्ता कौन, चित्रजीत राय एवं जयनाथ सिंह भोक्ता, पहला चरण। प्रथम चरण 1770 से लेकर आपका 72 तक। भूखन सिंह द्वितीय चरण, ठीक है, सेकेंड फेज। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं ताकि जो है वो ज्यादा इजी लगे। सेकेंड फेज ये होगा आपका 1800 ईस्वी। ठाकुर राम बख्श सिंह और ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, ये था आपका थर्ड फेज। थर्ड फेज ये हुआ आपका कब, ये हुआ आपका 1818। दमन किसने किया, कैप्टन जैकब कैमक और कमांडर जोन्स ने। परिणाम क्या निकला, 1819 में पलामू पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया या ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रख लेंगे। इज देयर एनी डाउट, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इज देयर एनी डाउट। क्योंकि इससे पहले जो आपने कमेंट किया होगा मैंने वो देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया ना, कमेंट भी चला गया। बताइए एक बार। अगर कोई डाउट नहीं तो आज की क्लास को रखेंगे फिलहाल यहीं तक, एंड मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। एक बार बताइए सारे लोग, जो भी लोग लाइव हैं, कुछ लोग तो चले भी गए भाई। ये पूरी कहानियां आपको ध्यान रखनी है, अगर ध्यान रख लीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है, आप एक भी सवाल मिस नहीं करेंगे। कहानियां समझ में आ रही ना, जो मैं कहानियां बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है, दिमाग में कम से कम थोड़ा बहुत आ रहा है कि आखिर क्या मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है आपका जो है कहानियां ही समझ में नहीं आ रही हैं। ओके ग्रेट। सो अब मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, है ना, और बात करेंगे हम अगले क्लास में बाकी सारे जो रिवोल्ट हैं, ठीक है, चाहे वो आपका जो है भोक्ता विद्रोह जो कि 1770 से लेकर 71 के बीच में एक तरह से हुआ। इसके बाद जो है आपका घटवाल विद्रोह जो 1772 1773 में हुआ। पहाड़िया विद्रोह जो कि 1772 से लेकर आपका 82 के बीच में हुआ। देन तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर आपका 1821 के बीच में हुआ। उसके बाद आपका आएगा ये क्या बोलते हैं उसको, मुंडा विद्रोह, ये तिलका मांझी आंदोलन 1773 से लेकर 85 के बीच में। हालांकि किताबों में 1784 से लेकर 85, 1783 से लेकर 85 ऐसा भी मिलता है। इसके बाद मुंडा विद्रोह 1793 से लेकर आपका 1832 तक। इसके बाद आपका कोल विद्रोह
ठीक है। कोल विद्रोह से पहले हो विद्रोह पढ़ लेंगे 1820-21, है ना, इस तरीके से सारी चीजों को पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आया, ओके ग्रेट। पीडीएफ हम आपको विद्रोह का एक ही पीडीएफ देंगे, तो इसलिए कल की क्लास जब आपकी होगी उसके बाद एक तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। डू टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड सभी को जोहार।